बड़े विचित्र प्राणी हैं साहब इस धरती के। और हमारा तो साहब का कहीं न कहीं पड़ता रहता है। कभी कितने होते हैं सरदार? ज्यादातर तो ट्रक ड्राइवर होते हैं, और ये कहीं न कहीं मिल जाते हैं। हाथ दे के चढ़ गए, अगर भाई चांस कह दिया भाई साहब पैसे, ओए देखता नहीं स्टॉप है। बसों में भी ऐसे ही कहते सुने जाते हैं। अच्छा, डग्गे मारी की जीपों को तो अपनी खुद की मिल्कियत समझते हैं। अच्छा, एक बात देखी साहब आपने, जुगाड़ वालों से नहीं कहते हैं कि स्टॉप है। कभी कभी साहब पंगा हो जाता है इस बात पे, वर्दी में होते नहीं है, रौब गांठ देते हैं। सामने वाला कहता है हम कैसे मान लें पुलिस वाला, तो एक सांस में 17 गाली। कहते हैं हाँ ठीक है पुलिस वाला है। लेकिन साहब कभी कभी बिना वर्दी के गलती हो जाती है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ साहब, मौज लेना। मैं आपकी 2-5 मिनट आपको आनंद दिलाऊंगा, फिर अपना स्थान ले लूंगा। मैं ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं हूं, न मेरे पास टाइम है। 1-2 फाइल पे साइन करूंगा, चला जाऊंगा। लेबर का काम अपना नहीं है, सो घंटों लगा रहा हूं। हाँ, लीजिए सब 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, कि चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया। पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया, हर मुट्ठी बांध दौड़ा डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जाने के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं। बहुत भाई पढ़ूंगा दोबारा के चक्कर में अपन एक अरब हो गए भैया। को दोबारा इधर से ज्यादा आवाज आ रही, कोई सप्लीमेंट्री में पास हुए थे भैया। सुने साहब, अभी मेरे भाई कह रहे थे इधर से आवाज आई 12 बज गए। यार 12 बजने को सरदार की जरूरत होती है, सरदार को 12 बजने की थोड़ी है। सरदार तो जब खड़ा हो जाए तभी 12 बजे समझो। 2 मिनट साहब आपकी मैं मिजाज पुष्टि करता हूँ, 2 मिनट लूंगा साहब, सिर्फ 2 मिनट में मैं अपना खेल खत्म कर दूंगा साहब, जो कुछ भी होगा। हम लोग आगरा में रहते हैं साहब। अभी कोई कह रहा था सरदार, और वो भी आगरा से। ये कह रहे थे आगरा में ही पड़ा हुआ है। भाई डॉक्टर तो आगरा में ही रहेंगे, बाकी लोगों को सही कर करके भेजते रहते हैं साहब। आगरे में और भी चीजें हैं, ताजमहल है, कितनी सुंदर चीज है साहब। पेठा है, कितना मीठा है साहब। और जूते का तो साहब जवाब ही नहीं है। आगरे 7 समुद्र पार तक से लोग आगरे में आते हैं साहब। कल परसों की बात है, 2 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं मैं। आप ताजमहल के सामने खड़ा हुआ था, कि अंग्रेज आया, ताजमहल देखे, उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, घुटने टेके, कौन बनाए। मैं थोड़ी देर तो देखता रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है भाई? कहता सरदार जी मैं ताजमहल देखता। तो मैं कही ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कहा हाँ खींच लो, हाँ ठीक। मैं ताजमहल देख रहा है तो ढंग से देख। ऐसे कैसे देख रहा है? बोले तुमको पता है नहीं, मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तेरा बाप भी बनवा लिया ऐसा ताजमहल। किस कोई नहीं बना पाया। शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था, आज तक कोई कि नहीं तुम देख लेना मैं सिविल इंजीनियर है, ऐसा ताजमहल बनवाएगा। मैं तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं जरूर बनवाएगा। मैं कही तू नहीं बनवा पाएगा। बोला देखना मैं सिविल इंजीनियर ऐसा ताजमहल जरूर बनवाएगा। तो मैं बेटा तू ताजमहल तो बनवाएगा, पर पहले ये बता गाड़ने के लिए मुमताज कहां से लाएगा? बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो मैं अब सोच ले। तो एकदम अधीन अवस्था में आ गया, हाथ जोड़ के बोला गुरु तुम्हारा देश तो बड़ा जुगाड़ू है ना। मैं तेरा मतलब क्या है? कहते नहीं मैं इसलिए बोलता कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार भी जुगाड़ से चलता। मैं तू सरकार की बात कर रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी खुद जुगाड़ से चल रहा है। कहते नहीं मैं इसलिए बोलता
कि गुरु कोई ऐसा मंत्र बताओ और शाहजहां से भी मेरा नाम बड़ा हो जाए, ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ। मैं लगा दी। सबसे पहले तू ताजमहल का सूत्र ढांचा बनवा दे, और हमारे ताजमहल में मकराना का पत्थर लगा हुआ है, तू उसमें इटालियन मार्बल लगवा दे। इसके बाद उसमें हीरे, पन्ने, मोती और माणिक जड़वा दे। और शाहजहां ने तो अपनी भी मरी हुई गड़वाई थी, तू अपनी को जिंदी गड़वा दे। बोला थोड़ा टिपिकल है, लेकिन साहब ये अंग्रेज लोग हमको वही भोला हिंदुस्तानी समझते हैं। मुझे नीचा दिखाना चाहता था। बोला सरदार जी तुम्हारे पास ताजमहल के अलावा है क्या? तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैंने सुन बे बहुत देर हो गई तुझे। पहली बात तो यह कि मेरा देश गरीब नहीं और है तो तुझे क्या मतलब? नहीं नहीं तुमको पता है हमारे यहाँ का मजदूर महीने में $5000 कमाता। मैं फिर बोला $4000 खर्च कर देता। मैं आदरणीय नेता लोगों को सौंप रहा हूँ ये वाक्य। मैंने कही भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो उछट गया, कहना व्हाट 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैं हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छा है भाई, अच्छा। साहब वो तो मेरे पीछे पड़ गया। बोला तुम हिंदुस्तान की मैच कट्टा क्या जानता है हिंदुस्तान के बारे में? मैं पूछ ले। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोला तुम्हारा राष्ट्रीय झंडा? मैं कहा तिरंगा। बोला हाँ उसमें 3 कलर होता ना, ऊपर सैफरन कलर होता वो हिंदू का, उसके बाद व्हाइट कलर होता वो क्रिश्चियन का, उसके बाद ग्रीन कलर होता वो मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या? मैं क्या उल्लू के पट्टे, अंग्रेज तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये तेरे बाप का है क्या? चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। वाह वाह वाह। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा और टेंशन नहीं लेते साहब कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते, मजे लेते हैं, जिंदगी में आनंद ही आनंद है। और हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। टेंशन नहीं लेते हैं, मस्त रहते हैं और मस्त रह करके जिंदगी जीते हैं। और मेरा आज मन है कि मैं बेटियों के लिए 2-4 पंक्तियां दूं। जरूर जरूर। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। हास्य की कविताएं तो बहुत होती हैं, मैं वो भी सुना दूंगा। तो देखिएगा कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां। वाह 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 वाह। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां।
घर के आंगन की तुलसी है बेटियां, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। और देखिए बेटी जब तक माँ के घर रहती है, पिता के घर रहती है, तो घर में उजाला करती है, रोज दिया बत्ती घर में करती है। और जब पति के घर चली जाती है तो वहां जाकर के भी रोज अंधेरे को उजाले में बदलती है, दिया बत्ती वहां भी करती है। दोनों घरों को रोशन करने वाली एक बेटी ही है। और इस बेटी का सम्मान हमें उस हालत में करना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेटियों से वंश नहीं चलते, बेटों से वंश चलते। मैं कहता हूँ बेटियों से ही वंश चलते हैं। बेटी अपना घर बसाती है, अपना परिवार बनाती है और परिवार का वंश उसका चलता है। तो देखिएगा कि बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, फैलते फूलते वंश फलते नहीं। और बेटियां घर नहीं, घर कभी घर नहीं, ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं, ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं। और देखिए कि बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। लोग कहते हैं मेरे घर बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई। हमारे हाथ की बात नहीं, तो प्रभु की कृपा है, जो जो दे दे उसको स्वीकार करना चाहिए। कि बेटियां तो विधाता के वरदान है, सृष्टि के इस धरा पर ये एहसान है। और जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए, कि जन्म लेने से इनको नहीं रोकिए। आपके जिस्म है, आपकी जान है, आपके जिस्म है, आपकी जान है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि एक बेटी मेरे घर में भी आई हुई है, मेरे ससुर साहब की। 35 साल हो गए साहब, 35 साल। खूब प्यार सम्मान खूब दे रहा हूँ और उसको तुलसी की तरह पालता हूँ। लेकिन जिस दिन गुस्सा में हो जाती है उस दिन धुआंधार बल्लेबाजी मेरे घर में। और कैसे होती है कि फिर मैं अपने ससुर साहब को, अपने पर ससुराल वालों को फोन करता हूँ कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी।
और वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, और ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। कि बिस्तर भी तय करता हूँ, खटिया भी रोज उठाता हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन करता, रोटी रोज पकाता हूँ, खाना मुझसे ही बनवा कर सबसे पहले खाती है, और रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। फैलाता हूँ झोली अपनी, कुछ तो डालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आदाब करती हूँ, और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को नमन करती हूँ। इतने खूबसूरत महफिल, इतनी खूबसूरत गोष्ठी, इतनी खूबसूरत ये कवि सम्मेलन सजाने के लिए मैं आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी की बहुत आभारी और बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस खूबसूरत महफिल में हमारी अर्चना जी, भाभी जी और रश्मि भाभी जी, नाम लूँ तो हालांकि यहाँ पे कई सारी भाभी बैठी हैं, अगर मैं भाभी कहूँगी तो सब समझेंगी मुझे कहा जा रहा है। हाथी के पाँव में सबका तो, पाँव। जी जी। संजना भाभी बोल दो छुट्टी। संजना भाभी जी। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत बड़े लोग उन्होंने जो बुला के वो सामने हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। क्योंकि प्रवीण जी यहाँ बैठ के शायरी सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, मेरे बड़े भाई प्रताप फौजदार और राजेश चेतन जी जो बहुत ही सीनियर कवि हैं, बड़े कवि हैं, वो बैठ के सुन रहे हैं। अनिल जी आपकी बहुत आभारी हूँ। एक ही बार कहा था मगर आपने मुझे बहुत मान सम्मान दिया यहाँ बुलाकर, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सरिता दीदी तो खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत कवि सम्मेलन का संचालन कर रही हैं, उनका प्यार इसलिए मुझे चाहिए। ममता दी बहुत खूबसूरत पारी खेल के गई हैं, दोनों बहनों ने मेरी बहुत अच्छा पढ़ा, रुचि ने भी, और मैं भी सीधे सीधे आज मैं कवि सम्मेलन नहीं पढ़ूंगी। मैं चाहूँ तो कितनी भी तालियां पिटवा सकती हूँ, कवि सम्मेलन में गीत में बहुत अच्छी तालियां भी बजवा सकती हूँ, मगर आज मैं ये गोष्ठी समझ के कवि सम्मेलन पढ़ना चाहती हूँ। ये इतनी खूबसूरत बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं, सुनिएगा। अनिल जी इजाज़त। हालांकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है ये अभी तक नहीं पता चला। मैं हाँ, अब वो भूत है तो ये तो मुझे पता नहीं, जिन है कौन है, नहीं जो भी है, मैं के समय तक अध्यक्ष आ जाएंगे। मैं आज
ऐसा कवि सम्मेलन वाला कोई काम नहीं करूँगी। सीधे सीधे जो मेरी पहचान है गज़लों से, आज मैं वही काम करने वाली हूँ। मतलब सुनिएगा दीदी, दुआएं जाते सुनिएगा। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और जिसके लिए इस शेर का मतलब कहा सुनिएगा कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत। और 2-3 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूँ। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी हंसराज जी भैया, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूँ। और शेर सुने कि आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, ये शेर यहीं से पढ़ा जा सकता था। आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। हेलो भैया, आप क्या कर रहे हैं? यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। तुम इसे माइक को ही हटा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ। आगे बैठ जाएंगे सब। शेर सुनिएगा। आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। और एक शेर इसमें आता है, यहाँ कोई लखनऊ वाला अगर बैठा भी हो तो माफ़ी चाहती हूँ, मगर माफ़ी भी किस बात की, बुरा माने मान जाए, मेरा ननिहाल है। सुनिएगा। लखनऊ वाले तेरी कदर नहीं कर सकते, लखनऊ वाले तेरी कदर नहीं कर सकते, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ, ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूँ। और 4 पंक्तियाँ तरन्नुम से सुनिएगा, समाप्त करें। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, वाह वाह वाह, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह वाह वाह, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ सिर्फ शायरी सुनाऊंगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी। एक गज़ल के लिए मुझे ख़ास तौर पे हुक्म हुआ है। मतलब ये बता रही हैं कि मैं हरकतें भी कर लेती हूँ? कवि सम्मेलन में सभी करते हैं, नहीं सभी ये नहीं। कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं। क्या होता है कवि सम्मेलन में, और ऐसी गोष्ठी और ऐसी खूबसूरत महफिलों में क्या होता है ये भी। मुझे शायरी सुनाना भी आती है और कवि सम्मेलन सुनाना भी आता है। सीधे सीधे एक गज़ल सुनाती हूँ, समझ। ये प्यार भरा, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। सुनिए, ये प्यार भरा लहजा आहा, दिलगीर ना बन जाए, कह कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। वाह 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 वाह।
कह के गजल मुझ पर वो मीर ना बन जाए। और शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। भाई साहब हाथ खोल लें तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, हाथ बांध के मत बैठे, सुने। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। डरती, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर ना बन जाए। और ये शेर नारी शक्ति को नजर है, समर्पित है, सुनिएगा। बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं, बदली हुई दुनिया की बदली हुई बातें हैं। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया। रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर ना बन जाए। और ये खास तौर पे शेर आप तक पहुंचाती हूँ। दीदी को सुनाते आप, रुचि आपको भी सुनिए। दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने, दुनिया में बनाया है एक छोटा सा घर मैंने। ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। ये ताज महल जैसी तामीर ना बन जाए। और जो लेखक हैं, राइटर हैं, उन तक पहुंचाती हूँ शेर, सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ। हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। हालात की मजबूरी शमशीर ना बन जाए। और जो लोग गज़ल कह रहे हैं उनसे काफ़िए पे दाद चाहिए। और मुझे पता है यहाँ पर चाहे वो हाथ से भी लिखते हैं, मगर गज़ल कहने वाले कई लोग बैठे हैं। डाइस में दीदी हैं भी हमारी, मतलब जो है ममता जी भी गज़ल कहती हैं और दीदी भी कहती हैं। शेर सुनिएगा। ये मसला दिल का है हल कर दे इसे मौला, ये मसला दिल का हल कर दे इसे मौला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। बहुत शुक्रिया।
ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। और ये महफिल इतनी खूबसूरत है, आपने गज़ल बहुत अच्छे से उनके बताई। मेरा दिल कर रहा है 2-3 शेर बिल्कुल ताज़ा गज़ल के पढ़ना चाहती हूँ। शायद मैंने व्हाट्सएप पे वो गज़ल डाली थी और कुछ लोगों ने कमेंट्स डाले थे, मैंने पढ़ी नहीं है, मगर यहाँ पढ़ सकती हूँ अगर इजाज़त दें, क्योंकि गीत वीत सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा सुना जा रहा है। अर्चना जी, भाभी जी, सुनिए भाभी जी। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हंस के रो दिए, कभी। अनिल जी, मैंने गाना सीखा नहीं है, मगर आपसे ज़रूर सीखूंगी आगे। सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने, और शेर ख़ास तौर पे डाइस से भी, मंच से भी और आप तक भी पहुंचाती हूँ। सुनिए। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने। और ये शेर भी सुने। मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेले रहते रहते मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए। बहुत शुक्रिया। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, इसी कश मकश में हमने। और गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर, जो लोग नहीं भी ताली बजा रहे हैं, देखती हूँ कैसे खामोश रह सकते हैं। सुनिएगा। मैं अकेले रहते रहते हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े
हम दोनों जिंदगी के, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। और मक्ता जिसमें नाम आता है, फिर आपसे इजाज़त, सुनिएगा। मेरे घर के बाम उधर भी है ना बदल न जाए, मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी है ना बदल न जाए, है ना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कशमकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए। किसी कशमकश सुनाता हूं मैं। दरअसल क्या है कि दोस्तों, हमारा देश बड़ा विचित्र है। कहीं से कोई बात निकलती है और कहीं पे चली जाती है। भैया तू नीचे बैठ जा, हाँ, बच्चों को आगे करके। अब एक बार और बता दे, जमीन पे बैठ के तेने ये बंद कर दिया है ना, सही बता दे। नहीं, मुझे पता है लोगों को आदत हो जाती है तो जाती नहीं, नहीं आदत हो जाती है लोगों को, भाई साहब जाती नहीं। और आदमी को आदत हो जाए तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी रात को करता है। सही में मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, रामलाल ईश्वर जी। अच्छा, ईश्वर जी को ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लगता कि भाभी ने ताला लगा के भेजा है। जिस हरकत को दिन में करता है वो रात में भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी की आदत हो जाए जाती नहीं है। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। बहुत अच्छे वीर जी, बहुत अच्छे, अद्भुत, बहुत अच्छे। ये माइक वाला जो दिन में वो रात में, सोते सोते माइक वाला लगा हुआ, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करें।
जी हाँ वीर जी, यही लोकानंद है, इसी के लिए कवि सम्मेलन होता है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 12 बज गए। मैं तो सोच रहा था कि नौखा के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। बाप पे कहां से गया, बाप 11 साल पढ़ा था। तो सरदार को जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? अरे ये देश विचित्र है, देख लो आप, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे। अब कुछ बनाइए बचाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तुम खाओगे नहीं और खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? एक नई चीज सुनाता हूं, सुनना। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी, मैंने वहां से हाथ से निकाला, सुनना। एक बार तालियां बजाओ मस्ती में, मुझे पीछे तक पता लगेगा आप पूरी मस्ती में आ गए। नोटबंदी हुई थी, उन्होंने नोटबंदी तो इसलिए की कि काला धन बाहर आ जाएगा। काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि काले धन वालों ने इतना सोना खरीदा कि सोने के स्टोरों में सोना खत्म हो गया था। ये हेडलाइन लगी थी। अच्छा, मोदी को ये पता लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। वो आ जाता था भाई, शाम को आता था 8 बजे। मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। सच बता रहा हूं, पीछे तक मजा। बैठ भाई, ओए भाई, दोनों बैठो 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 बैठो, दोनों तू भी बैठ, लाल वाले बैठ नीचे। तन्हा छोड़ के चले जाओगे? अच्छा, वो शाम को भगवान के सब मैंने ऐसे सीन देखे हैं, जैसे ही शाम 8 बजे आते थे मोदी। मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता कि आज लुटे। अच्छा सही बताना, मुझे सही बताना ईमानदारी से, आपने 2000 का नोट देखा है? देखा है 2000 का नोट? देखा ना? अब ईमानदारी से बताना, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। थोड़ा ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले हैं। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। अब क्या हुआ कि मोदी जी रोज नेम बदल के, क्या है कैसे जा रहा है इसको देख, कैसे पकड़ रखी है इसने। बोतल का तरीका होता है पकड़ने का, मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे पकड़ रखी है तो पिएगा। मैं ऑब्जर्व करता हूं यहां। परसों पल्ले दिन नकवी जी आ गए थे मेरे सामने, केंद्रीय मंत्री। अभी 3 दिन से घर दफ्तर नहीं गए। हाँ, तो क्या है कि वो अब जो मोदी जी रोज नेम बदल के आ रहे थे। गुरु मैंने देखो कहां से हंसी निकाली है, ठाका लेना। जो सोना खरीद लाए वो पड़े परेशान कि गुरु भाई ये तो 8 बजे आ जाता है रोज नेम बदल के, कहीं ऐसा नहीं हो किसी रात को आए। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा कुछ तो इस गुंताड़े में थे कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए, कहते मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है।
कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ, सबसे बड़ा नुकसान। ताऊ सेका बाटी कहाँ है नारायण जी? भरपाई आपको करनी है, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। जब पैसे नहीं मिल रहे थे खर्चे के लिए तो मोदी जी ने एक ऐलान किया था कि जितना आप जमा करोगे उसका 50% वापस होगा, 50%। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा गुरु सरदारनी 45 की है। एक 22.5 की तो अब मिलेगी और एक 22.5 की तब। लेकिन दोस्तों पानी फिर गया मेरे सब इस पर, क्योंकि ये बैठे हैं ना हरिओम जी, ये बहुत होशियार हैं। इन्होंने कहा बेटे खुश मत हो, 50% पे 22.5 की अब मिलेगी और 22.5 की तब। मैं कही क्यों? बोले मोदी ने नोट कितने का बंद किया? मैं कहा 1000 का। चलाया कितने का? 2000 का। तू साले 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा दी। तो बेटा सेवा ही करते रहना। आओ बुद्धि प्रकाश। बुद्धि कहता मैं बुद्ध प्रकाश हूं, ये सरदार है। बैठो आसन पर, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेनी। बुद्धि बुद्धि अपने को बुद्ध प्रकाश कहता है। कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। आज आपका संस्कृत पढ़ा क्या जन्मदिन है? माफ किया। तेरे से पहले यहाँ और भी विद्वान हुए हैं। सिंहो व्याकरण कर तुर हर तुन प्राणान प्रिय पाणिनि। क्या बात है। पाणिनि का नाम सुना है? संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे। उनको शेर खा गया था, वो भी विद्वान थे, तो वो भी विद्वान है। और भी हुए हैं विद्वान यहाँ हैं। इसके लिए शेर, हाँ ये नहीं, शेर नाश्ता तो कर ही लेगा कम से कम। और भी विद्वान हुए हैं यहाँ, मैंने लिख लिए थे इसमें। मैंने कैसा लिखा है? ये गिर रहा है। ट्रेन का टाइम टेबल होगा है? नहीं, दूसरे विद्वान हुए हैं। मीमांसा कृत मन्म माथ सहसा हस्ते मुनिम जैमिनी। ओ कर्मकांड मीमांसा के रचयिता मुनि जैमिनी, उनको हाथी ने मार दिया था। ये भी विद्वान है। और भी हुए हैं विद्वान यहाँ। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरे बेला तटे मुनि पिंगलम। छंद शास्त्र के रचयिता, बेला नदी के तट पर मुनि पिंगल को मगरमच्छ खा गया था। चौथा विद्वान ये है। संभल के जाना, बाहर सांड घूम रहा था। वो बच्चा छूट गया मेरे हाथ से। पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? मैं कहा सारे सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार है। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था? मैडम की बात मानता था। ओ मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे पीछे तक तालियों से बताना। ये मुझसे बोला बुद्ध प्रकाश, क्यों सरदार जी तुम बाहर तो बड़े शेर बने रहते हो, घर में जाके मियाऊं हो जाते हो। अब मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर।
मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे।